Yes, students, करें start? Yes, sir. Yes sir, 51 नेटवर्क students. प्रॉब्लम आ रही है 50 पीछे से, प्रॉब्लम है, कॉलेज लेवल पर भी नहीं है ये, सुबह की प्रॉब्लम आ रही है ये वैसे आज। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, नेक्स्ट टॉपिक इज असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ओके, नो अब देखो हमने डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइस। ये दो तरह से हमारी ट्रांसफर जो है वो हो सकती है। नाउ asynchronous, we have two types of data transfer. One is asynchronous data transfer, second is synchronous data transfer. Synchronous data transfer. Synchronous data transfer. So अब क्या होता है, whenever we want to transfer data, we have two entities, or you can say we have two units. One is source unit and second is destination unit. We always transfer data between source unit to destination unit to source unit. ये जो ट्रांसफर होगा ना डेटा हमारा source unit to destination unit, it may be a synchronous data transfer, it may be asynchronous data transfer. It may be a synchronous data transfer, it may be a asynchronous data transfer. Synchronous data transfer क्या होता है कि when both the units, source unit and destination unit, share a single clock, or you can say operate in single clock. मतलब एक ही क्लॉक साइकिल के ऊपर हमारा डेटा सेंड भी हो गया और उसने रिसीव भी कर लिया, दैट इज सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। Yeah, when in synchronous data transfer, both the units, source unit and destination unit, share a single clock. But in case of asynchronous data transfer, देखो अब क्या है, synchronous में क्या किया, source unit ने डेटा सेंड किया, destination unit ने डेटा उसको रिसीव कर लिया। ये दोनों, ये प्रोसेस जो है ना सेंड करने का और रिसीव करने का सिर्फ एक ही क्लॉक में कंप्लीट हो गया, so that is called synchronous data transfer. In case of asynchronous data transfer, both the unit use their own clock. दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी क्लॉक यूज करेंगे। पहले सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्लॉक यूज की, उसके ऊपर डेटा सेंड किया, डेटा यूनिट ने क्या किया, अपनी क्लॉक यूज करेगा और डेटा को रिसीव करेगा। तो अलग अलग टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। पहले कंट्रोल यूनिट किसी एक टाइम के ऊपर ऑपरेट करेगा, ठीक है, इसने डेटा सेंड किया, कंट्रोल यूनिट डेस्टिनेशन यूनिट ने क्या किया, किसी और टाइम के ऊपर डेटा को रिसीव, ठीक है। तो ये होता है हमारा असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ठीक है। सिंक्रोनस के केस में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस इन सिंगल क्लॉक, बट इन केस ऑफ asynchronous data transfer both the units use their own clock. ये अपनी अपनी क्लॉक यूज करते हैं एंड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। ये अपने टाइम के ऊपर ऑपरेट करेगा, ये अपने टाइम के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कई बार आप पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो 2 मार्क्स में ये पूछते तो आपने यही डिफरेंस बता दिया। Now I will start the topic that is asynchronous data transfer. अब देखो याद रखना कि डेटा ट्रांसफर जो है वो हमेशा ही 2 यूनिट्स में होगा। वन इज सोर्स यूनिट, सेकंड इज डेस्टिनेशन यूनिट। सोर्स यूनिट एंड डेस्टिनेशन यूनिट। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों अपने अपने टाइम के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ये अपनी क्लॉक यूज करते हैं, ये अपनी क्लॉक यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब क्या हो गया, इन दोनों में क्या हो गया, गैप हो गया, टाइमिंग गैप हो गया। क्या हो गया, गैप हो गया। इसने किसी टाइम के ऊपर सेंड किया, इसने किसी और टाइम के ऊपर रिसीव किया, तो ये गैप हो गया। अब इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हमने बनानी है। सोर्स यूनिट एंड डेस्टिनेशन यूनिट में हमने क्या करनी है, सिंक्रोनाइजेशन बनाकर डेटा ट्रांसफर करना है। सिंक्रोनाइजेशन मींस कि ये सोर्स जब डेटा सेंड करेगा तो डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा कि सोर्स ने डेटा सेंड कर दिया है ना। तो अगर डेस्टिनेशन ने रिसीव कर लिया है डेटा, तो सोर्स को कैसे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन यूनिट ने डेटा रिसीव कर लिया है। तो दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग
two techniques. One is stop signals and second is handshake signals. ये जो डेटा ट्रांसफर होगा सोर्स यूनिट टू डेस्टिनेशन यूनिट इन केस ऑफ asynchronous data transfer, this can be transferred by using two signals. One is stop signal, second is handshake signals. ठीक है, अब stop signal क्या होता है? Stop signal क्या होता है? Whenever a source unit send data to the destination unit, it also send a control signal to the destination unit that source unit has sent the data to the destination unit. अब इसका मतलब क्या है? सोर्स सिग्नल क्या होता है? सोर्स इसका मतलब क्या है कि सोर्स यूनिट ने जब भी डेटा सेंड किया ना डेस्टिनेशन यूनिट को, इसने साथ में क्या कर दिया, एक सिग्नल भी भेजा डेस्टिनेशन यूनिट को कि सोर्स यूनिट ने डेटा सेंड किया है डेस्टिनेशन यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, सोर्स यूनिट ने डेटा सेंड किया ऑन डेटा बस, डेटा जो ट्रांसफर होगा ना वो बस के थ्रू होगा, बस क्या होगा, पाथ ही होगा हमारा एक तरह का। ठीक है, तो साथ में क्या कर दिया सोर्स यूनिट ने, स्टॉप सिग्नल भी सेंड कर दिया। स्टॉप इट मे बी ए कंट्रोल सिग्नल, इट मे बी रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा स्टॉप सिग्नल है। ठीक है, अब देखो सोर्स यूनिट ने क्या किया, डेटा सेंड किया डेस्टिनेशन यूनिट टू थ्रू द डेटा बस एंड आल्सो सेंड स्टॉप सिग्नल टू डेस्टिनेशन यूनिट। अब ये किस लिए सेंड किया इसने? ये इसलिए सेंड किया है कि सोर्स यूनिट ने डेटा को डेस्टिनेशन यूनिट को डेटा सेंड किया और इसने इसको इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैंने डेटा सेंड कर दिया है, अब उसको रिसीव कर दिया है। अब ये जो डेटा है ना कुछ टाइम के लिए लाइंस के ऊपर अवेलेबल रहता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल रहता है। उस टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन यूनिट को डेटा बस से रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, जब भी वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा डेटा जो है वो वहां से फिनिश हो जाएगा, डेटा बस से हम डेटा क्या कर लेंगे बाद में, रिमूव कर। ठीक है सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी सर रिपीट करना है क्वेरी दोबारा से। ये देखो देखो ध्यान से सुनो, whenever we want to transfer data from source unit to destination unit, the source unit क्या करेगा, डेटा बस के ऊपर डेटा रखेगा। ठीक है, यस और सर। साथ में क्या करेगा, एक स्टॉप सिग्नल भेज देगा डेस्टिनेशन यूनिट को। यस सर। इसका मतलब क्या है कि इसने इसको सिग्नल भेज दिया कि सोर्स यूनिट ने डेटा बस के ऊपर डेटा रख दिया है और डेस्टिनेशन यूनिट उसको यूज कर ले, ये सोर्स यूनिट के थ्रू, स्टॉप सिग्नल के थ्रू। जैसे ये मैंने क्या किया, मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया तो साथ में मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैंने अब डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया है, आप उसको रिसीव कर दो, चेक कर दो। यस सर। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, जो मैंने सेंड किया उसको चेक कर लोगे। चेक कर। सेम केस यही पर है कि सोर्स यूनिट जब डेटा सेंड करेगा ना थ्रू द डेटा बस, साथ में एक सिग्नल भेजेगा डेस्टिनेशन यूनिट को कि सोर्स यूनिट ने डेटा सेंड कर दिया है, आप उसको रिसीव कर दो। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है, एक होता है सोर्स इनिशिएटेड, एक होता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। सोर्स इनिशिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। यस सर। सोर्स इनिशिएटेड मतलब सोर्स ने स्टॉप सिग्नल भेजा डेस्टिनेशन यूनिट को कि इसने डेटा भेज दिया है, उसको रिसीव कर लिया जाए। डेस्टिनेशन यूनिट में क्या होता है, सॉरी डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में क्या होता है, पहले डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यूनिट सिग्नल भेजेगा सोर्स यूनिट को दैट कि डेस्टिनेशन यूनिट इज रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा, प्लीज सेंड द डेटा। यस सर। डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा, सोर्स यूनिट को सिग्नल भेजेगा कि डेस्टिनेशन यूनिट रेडी है डेटा रिसीव करने के लिए, आप डेटा सेंड करो। तो ये सिग्नल जैसे ही सोर्स यूनिट रिसीव करेगा तो सोर्स यूनिट क्या करेगा, फिर डेटा भेज देगा थ्रू द डेटा बस टू द डेस्टिनेशन। यस सर। ठीक है, ये स्टॉप जो सिग्नल होते हैं ना ये कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स मींस रीड राइट सिग्नल्स, रीड राइट सिग्नल। अब देखो मैंने सीपीयू, इफ आई वांट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, here CPU is the source and memory is the destination। CPU क्या करेगा, डेटा भेजेगा मेमोरी को, साथ में सिग्नल भेज देगा कि CPU ने डेटा भेज दिया है मेमोरी को, मेमोरी उसको रीड कर ले। ठीक है ना, रीड सिग्नल भेज दिया या राइट सिग्नल भेज दिया। तो ये सोर्स इनिशिएटेड था।
अब मेमोरी अगर सपोज करो मेमोरी सिग्नल स्ट्रॉब सिग्नल भेजेगी सीपीयू की मेमोरी रेडी है डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, सीपीयू उसको सेंड कर दे, तो सीपीयू क्या करेगा फिर डेटा सेंड कर देगा थ्रू द डेटा बस, दैट इज डेस्टिनेशन इनिशिएटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डेटा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉब सिग्नल। अब मैं एक आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक? इसकी सर ड्रॉबैक क्या है? टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सर प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी कम हो अब जाएगी। इसकी सर अब इसकी एक वो टाइमिंग डायग्राम भी है, इसकी टाइमिंग डायग्राम भी है, वो देखो क्या है टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। फर्स्टली वी इन केस ऑफ सोर्स इनिशिएटेड, इन केस ऑफ सोर्स इनिशिएटेड सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा बस के ऊपर रखा, ये वैलिड डेटा है, और उसके बाद हमने सिग्नल दे दिया, स्टॉप सिग्नल दे दिया, स्टॉप सिग्नल एक्टिव कर दिया कि बस के ऊपर जो डेटा पड़ा है वो दैट इज द वैलिड डेटा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड के केस में क्या होगा, पहले सोर्स स्टॉप सिग्नल एक्टिव होगा, वो क्या होगा, पहले एक्टिव ये होगा, उसके बाद डेटा बस के ऊपर डेटा आएगा, यही है ना, यही मैंने आपको बताया था। यस सर। तो ये हमारा क्या है, टाइमिंग डायग्राम बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो स्ट्रॉब जो होती है वो क्या होती है, सिंगल लाइन दैट इन्फॉर्म द डेस्टिनेशन यूनिट, वो इन्फॉर्म करती है डेस्टिनेशन यूनिट को कि उसने डेटा जो है अवेलेबल है डेटा बस के ऊपर, उसको यूज कर दे। इसकी एक देखो बहुत इसकी जो ड्रॉबैक है ना वो क्या है, देखो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया और साथ में मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया कि भाई मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया है, प्लीज चेक इट। आपने चेक कर लिया, बट आपने क्या है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने चेक कर लिया है, जहां फिर आपको वो रिसीव हो गया है, मुझे नहीं ना पता चला। मुझे तो कोई एक्नॉलेजमेंट आपकी तरफ से नहीं आई ना, आपने मुझे इन्फॉर्म तो किया नहीं, यस सर वो स्ट्रोब सिग्नल आपने बोला तो है करता है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म। क्या। सर आपने बोला तो है कि स्ट्रोब सिग्नल इन्फॉर्म करता है जब उसको मिल जाता है। नहीं, आपने गलत सुना, मैंने क्या बोला था कि सोर्स यूनिट जब डेटा बस के ऊपर डेटा रखता है साथ में सिग्नल भी भेजता है ड्रॉप सिग्नल भेजता है कि वो कि डेस्टिनेशन को पता लग सोर्स जाए। यूनिट ने डेटा सेंड कर दिया है। अब यस सर। डेस्टिनेशन जी ने सर। तो कोई भी एक्नॉलेजमेंट दी कि हाँ भाई उसने रिसीव कर लिया है, यस सर। ये इसकी एक ड्रॉबैक। यस सर। मैं ये सर तो आप सोर्स इनिशिएटेड है, अगर मैं डेस्टिनेशन इनिशिएटेड की बात करूं तो उस केस में क्या होता है कि ये वाला जो सिग्नल होता है ये क्या होता है, डेस्टिनेशन यूनिट सोर्स यूनिट को सेंड करता है यस आई यस एम सर। कि रेडी। डेस्टिनेशन यूनिट रेडी है, सोर्स यूनिट डेटा सेंड ओके ओके। करेगा, सोर्स यूनिट ने सेंड। डेटा कर दिया। ठीक ठीक अब सर। फिर से जी। सोर्स यूनिट को पता तो चला नहीं कि उसको डाटा मिला कि नहीं मिला, ओके सर। ओके ओके कोई ओके। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नहीं ना रिसीविंग की। एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। यस सर। Yes, यस सर। for that purpose, to overcome this problem, we use handshake signals. सर जिसमें एक हेलो पैकेट भेजेंगे और बाद में रिप्लाई आएगा। Yes, इसमें इसमें अब रिप्लाई भी आएगा आपको, यहाँ यस पे हैंडशेक भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे। जो है वो रिसीव हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये भी हमारा दो तरह का होता है, हैंडशेक सिग्नल जो है ये भी दो तरह का होता है, सोर्स इनिशिएटेड होता है और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। यस सर। सबसे पहले करते हैं सोर्स इनिशिएटेड। Here we have source unit and destination unit. सबसे पहले क्या किया है, सोर्स यूनिट वांट टू ट्रांसफर डेटा टू डेस्टिनेशन यूनिट। फर्स्ट सोर्स यूनिट प्लेस द डेटा ऑन डेटा बस and also send a signal that is valid data. Also send valid data, या डेटा वैलिड, ठीक है। अब क्या है, सोर्स यूनिट ने डेटा डेस्टिनेशन को भेजना है, तो सोर्स यूनिट क्या करेगा, डेटा बस के ऊपर डेटा रख देगा, साथ में डेस्टिनेशन यूनिट को एक सिग्नल भेजेगा वैलिड डेटा का, कि जो बस के ऊपर डेटा पड़ा है वो वैलिड डेटा है, उसको रिसीव किया जाए, ठीक है। जैसे ही डेस्टिनेशन यूनिट इस डेटा को रिसीव करता है फ्रॉम द डेटा बस,
इट सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू द सोर्स यूनिट कि उसने डेटा जो है वो रिसीव कर लिया। उसने क्या किया, डेटा जो है वो रिसीव कर लिया है, एंड द सिग्नल इज डेटा एक्सेप्टेड। डेटा एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ है, अब हमारे क्या हुआ है, अब सिग्नल्स एक्सचेंज हुए एक दूसरे के साथ। सोर्स यूनिट ने डेटा बस के थ्रू डेटा सेंड किया डेस्टिनेशन यूनिट को, और साथ में क्या किया, हैंडशेक सिग्नल भेज दिया, वैलिड डेटा। वैलिड डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा बस के ऊपर डेटा जो पड़ा है दैट इज द वैलिड डेटा, रिसीव दैट डेटा। ठीक है ना। तो सोर्स यूनिट क्या करेगा, जैसे ही उस डेटा को डेटा बस से रिसीव करेगा, जैसे रिसीव कर लिया, साथ में उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, डेटा एक्सेप्टेड टू द सोर्स यूनिट। इससे क्या हुआ, हमारा डेटा ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हमें इन्फॉर्म भी हो जाएगा, हमें कंफर्म भी हो जाएगा कि जो डेटा हमने सेंड किया था वो हमारा रिसीव हो गया। ठीक है। तो दिस इज सोर्स इनिशिएटेड। ये क्या है, सोर्स इनिशिएटेड। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में क्या होता है, सिर्फ ये वाला जो सिग्नल यही चेंज होता है, डेटा एक्सेप्टेड वाला सिग्नल चेंज होता है। यस सर। इसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड का मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन पहले सिग्नल भेजेगा। तो ये सिग्नल भेजता है सोर्स यूनिट को, दैट सिग्नल इज रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। एक और बात याद रखना, अब देखो डेस्टिनेशन यूनिट ने क्या किया, डेटा एक्सेप्टेड का सिग्नल भेज दिया सोर्स यूनिट को। अब सोर्स यूनिट क्या करेगा, वैलिड डेटा सिग्नल इसको क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। इसको डिसेबल करने का मतलब क्या है कि जो डेटा बस के ऊपर डेटा पड़ा है ना, वो हमारा वैलिड डेटा नहीं है, डिलीट हो वो जाए। हमारा वैलिड डेटा नहीं है। तो सोर्स यूनिट ने क्या किया, वैलिड डेटा सिग्नल को डिसेबल कर दिया। जैसे ही डिसेबल किया, डेस्टिनेशन यूनिट ने क्या करना है, डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को डिसेबल कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है। फिर जाकर उसके बाद सोर्स यूनिट नेक्स्ट बाइट जो है वो सेंड करेगा डेस्टिनेशन। यस सर। जब तक ये सिग्नल्स डिसेबल्ड नहीं ना हो जाते, एक बाइट सेंड करने के बाद ये सारे सिग्नल डिसेबल नहीं हो जाते, उसके बाद डिसेबल होने के बाद ही डेटा जो है नेक्स्ट बाइट जो है वो सेंड होगी। ठीक है। तो हमारा जो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड है, एक मिनट को, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड करने से पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लो इसके क्या है, वो मैं आपको कहूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो। सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, सोर्स यूनिट मतलब सबसे पहले किसने सिग्नल भेजा, डेस्टिनेशन यूनिट। सबसे पहले क्या होता है, प्लेस डेटा ऑन डेटा बस, इनेबल डेटा वैलिड। ये पहले इवेंट होता है। कौन सा पहले इवेंट, क्या किसकी तरफ से होता है, सोर्स यूनिट की तरफ से होता है। इन केस ऑफ सोर्स इनिशिएटेड, in case of source initiated, the first event started from the source unit. That event is place data on data bus, data bus के ऊपर data रखा and enable data valid signal, and enable data valid signal enable कर दिया। On destination unit, on the side of destination unit, accept data from bus, enable data accepted signal। ठीक है जी, ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ से हो गया। देन ऑन सोर्स यूनिट डिसेबल डेटा वैलिड,
हाँ जी देखो, sequence of events in case of source initiated. Firstly, source unit place data on data bus and enable data valid signal. ठीक है, ये किसकी तरफ हुआ? सोर्स यूनिट की तरफ हुआ. On destination side, the next event is accept data from bus. Destination unit के अंदर data accept करेगा bus से and enable data accepted signal. तो data accepted signal क्या करते? Enable करते. ये लो, ठीक है. पहले ये सिग्नल चला, इवेंट हुआ, फिर ये वाला ये डेस्टिनेशन साइड इवेंट हुआ. नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? फिर से सोर्स यूनिट की तरफ होगा. क्या होगा? डिसेबल डेटा वैलिड. डेटा वैलिड सिग्नल को क्या कर देगा? डिसेबल कर देगा. दिस मींस डेटा ऑन बस इज द इनवैलिड डेटा. इसका मतलब क्या है? सोर्स यूनिट क्या करेगा? इन वैलिड डेटा सिग्नल को डिसेबल कर देगा. इसका मतलब क्या होगा? जो बस के ऊपर डेटा पड़ा है दैट इज इनवैलिड डेटा. ठीक है. And on the other hand, on the destination unit, disable data accepted signal. Destination unit क्या करेगा? Data accepted signal को क्या कर देगा? Disable कर देगा. डिसेबल कर देगा. Ready to accept new data. के बाद क्या है? जो नया डेटा एक्सेप्ट करने के लिए destination unit क्या है? Ready है and it goes to the initial. और ये events ऐसे ही चलते रहते हैं. When you send transfer data from source to destination unit. Clear है? यस सर. Yes. Any doubt? Yes, sir. बहुत इजी है. सोर्स No, यूनिट में क्या किया? डेटा बस के ऊपर डेटा रखा, वैलिड सिग्नल एक्टिव कर दिया. वही यहाँ पर लिखा है. ये सोर्स यूनिट की तरफ हुआ. डेस्टिनेशन यूनिट ने क्या किया? बस से डेटा को एक्सेप्ट किया एंड अनेबल डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल. डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को क्या कर दिया? अनेबल कर दिया. ऑन सोर्सेस साइड डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल को क्या कर दिया? थर्ड स्टेप में. ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड इवेंट है. थर्ड इवेंट क्या हुआ? डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल मींस इनवैलिडेट डेटा ऑन द बस के ऊपर इनवैलिडेट डेटा. ठीक है. एंड फोर्थ स्टेप क्या हुआ? डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल. डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को क्या कर देगा? डिसेबल कर देगा. जब ये सारे सिग्नल्स क्या हो गए? डिसेबल हो गए. आफ्टर दैट वी कैन सेंड new data from source unit to the destination unit. ठीक है जी? क्लियर? यस सर. इस पर कोई डाउट हो इसको पढ़ना एक बार. अगर कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना. ये बात क्लियर सर. नेक्स्ट इज destination initiated. नेक्स्ट टॉपिक इज ये सोर्स इनिशिएटेड था. अब हमने क्या करना है? डेस्टिनेशन इनिशिएटेड करना है. In destination initiated, the transfer start from destination unit. The transfer start by destination unit. Destination unit send a signal to the source unit first. Destination unit send a signal to the source unit that is ready to accept. Ready to accept. This means so destination unit is ready to accept the data. Ready for data या फिर ready to accept कुछ भी लिख सकते हो आप. Destination unit ready to accept और you can say ready to data. इसका मतलब क्या है कि सोर्स यूनिट डेस्टिनेशन यूनिट क्या है? रेडी है डेटा एक्सेप्ट करने के लिए. Then after that source unit will place the data on data bus and also send a signal to destination unit that is valid data, the data valid. देखो क्या हुआ? सोर्स यूनिट ने सिग्नल भेजा, सॉरी डेस्टिनेशन यूनिट ने सिग्नल भेजा सोर्स यूनिट को, दैट इज कि डेस्टिनेशन यूनिट इज रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा. सोर्स यूनिट ने क्या किया? डेटा बस के ऊपर डेटा रख दिया और साथ में वैलिड डेटा सिग्नल भी भेज दिया कि बस के ऊपर जो डेटा पड़ा है दैट इज द वैलिड डेटा, एक्सेप्ट दैट डेटा. ठीक है जी? तो ये हमारे क्या हो गए? हैंडशेक सिग्नल है. डेटा वैलिड एंड रेडी टू एक्सेप्ट, दीज आर द हैंडशेक सिग्नल्स. Clear? This is the destination initiated. And again we have sequence of events: source unit
एंड डेस्टिनेशन यूनिट। अब फर्स्ट इवेंट किसने स्टार्ट किया है, इसकी तरफ लिखेंगे फर्स्ट इवेंट। First step is started by which unit? Destination unit. Destination unit. So here destination ready to accept data, ready to accept data ready to accept data and enable ready for data signal. Enable ready for data ready for data signal. ये फर्स्ट इवेंट हो गया। फर्स्ट इवेंट इज स्टार्टेड बाय डेस्टिनेशन यूनिट and in response to this first step the source unit will place data on the data bus and also enable the data valid signal. yes sir Place data on bus enable data valid state data valid signal. ओके तो Yes, ये sir. हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप फिर से डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ होगा। एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस डिसेबल रेडी फॉर डेटा सिग्नल। ये थर्ड इवेंट हो गया एंड लास्ट इवेंट इज फोर्थ इवेंट डिसेबल डेटा वैलिड invalidate data on bus. सर थर्ड स्टेप में क्या लिखा है? डिसेबल रेडी। मैं बताता। First step on the destination side is ready to accept data. Ready to accept data. Destination unit send the signal to the source unit that ready to accept data. So source unit will enable ready to accept data signal को क्या कर देगा वो enable कर देगा. In response to this signal, the source unit will place data on data bus and enable data valid signal. साथ में क्या करेगा data valid signal enable कर देगा. In response to this sequence in this event, the destination unit accept data from bus and disable ready for data. Disable ready for data signal जो है उसको क्या कर देगा disable कर देगा. अब क्या है देखो सिंपल सी बात है डेस्टिनेशन यूनिट रेडी है उसने सिग्नल भेज दिया सोर्स यूनिट को कि रेडी टू एक्सेप्ट डेटा. सोर्स यूनिट ने क्या किया इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल सोर्स यूनिट ने क्या किया डेटा बस के ऊपर डेटा रख दिया एंड डेटा वैलिड सिग्नल भी भेज दिया साथ में कि सोर्स यूनिट ने डेटा सेंड कर दिया उसको रिसीव कर लो. ठीक है तो थर्ड स्टेप में सोर्स डेस्टिनेशन यूनिट ने क्या कर दिया रेडी टू एक्सेप्ट सिग्नल को क्या कर दिया डिसेबल कर दिया. ठीक है और फोर्थ स्टेप में सोर्स यूनिट ने क्या किया डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल को क्या कर दिया डिसेबल कर दिया. इसका मतलब क्या है इनवैलिडेट डेटा ऑन डेटा बस. क्या है इनवैलिडेट डेटा ऑन डेटा बस और फिर से क्या है इनिशियल स्टेट में हमारा चला जाएगा. जैसे ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा जब तक डेटा जो है ट्रांसफर होगा. ठीक है दिस इज अ डेस्टिनेशन इनिशिएटेड. दिस इज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड. दिस इज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड. ठीक है तो इसमें कोई डाउट हो? no sir क्लियर है? yes sir Okay, so this is about asynchronous data transfer. This is about asynchronous data transfer. अब देखो ये अब आप बोलोगे कि इसने तो उसको डेटा सेंड कर दिया अब डेस्टिनेशन यूनिट ने रिसीव किया कि नहीं किया. अब क्या होता है कि ये जो डेटा होता है ना डेटा बस के ऊपर ये कुछ टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल रहता है. क्या होता है टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल रहता है. अगर तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये डेटा रिसीव हो जाता है ठीक है. अगर नहीं होता तो हमारा डेटा क्या हो जाता है लॉस हो जाता है. हमें क्या करना पड़ता है फिर से डेटा सेंड करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है फिर से डेटा सेंड करना पड़ता है चाहे वो स्टॉप का केस था चाहे वो हैंडशेक का केस. ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इसको अच्छे से पढ़ना, याद करना, अगर कोई डाउट आए तो क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर। दैट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर। मोड्स ऑफ ट्रांसफर। इससे पहले आप पोल में एक करता हूं लॉन्च, वो करोगे। Okay, तो next topic is modes of data transfer. Modes of transfer. Now, data transfer जो होता है ना, वो होता है इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर के बीच में। इनपुट आउटपुट एंड कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। या तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा सेंड करेगी या कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। एंड दिस ट्रांसफर, ये वाली जो ट्रांसफर होती है डेटा ट्रांसफर जो हम करते हैं इनपुट आउटपुट टू कंप्यूटर या कंप्यूटर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू ट्रांसफर दैट डेटा, ठीक है। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। फॉर एग्जांपल, सम यूजेस CPU as intermediate and some users directly data transfer between input output devices and memory. For example, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पहले डेटा सेंड करते हैं CPU को, एंड आफ्टर दैट CPU विल सेंड द डेटा टू मेमोरी। हमेशा डेटा ट्रांसफर जो होगा ना वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में होगा। ये बात याद रखना, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी के बीच में। ना तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा मेमोरी में जाएगा या मेमोरी से डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास जाएगा। एंड दिस ट्रांसफर in some cases this transfer uses CPU as intermediate। सर डिस्टरबेंस आ रही है। हेलो सर, किसी की डिस्टरबेंस बहुत आ रही थी। ये किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, उसको करो, महबूब म्यूट करो। रजा। ये कौन? महबूब राजा। महबूब राजा, हेलो। हेलो। हाँ जी सर। भाई म्यूट करके रखो अपना फोन, म्यूट करो, ठीक है। ठीक है, डेटा जो है वो हमेशा ही इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। एंड दिस कैन बी ट्रांसफर इन नंबर ऑफ मोड्स। काफी सारे मोड्स हैं जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रॉम इनपुट टू मेमोरी और मेमोरी टू इनपुट डिवाइसेस। Few cases uses CPU as an intermediate. Firstly, input output device send data to the CPU. After that, CPU will send data to the memory. In some cases, input output devices and memory directly interact with each other to transfer data. कुछ केसेस में CPU हम एज ए इंटरमीडिएट यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और कुछ केसेस में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ईच अदर टू ट्रांसफर data. Here we will discuss three Sorry? modes. Yes.
सर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वो बताऊंगा मैं, वो भी बताता हूँ। वो भी एक डिवाइस के थ्रू डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं यस सर। डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। Yes. तो वो मैं अभी बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली मोड्स ऑफ ट्रांसफर वी विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ मोड्स हियर। द फर्स्ट इज programmed data transfer, programmed input output. Second is interrupt initiated data transfer, programmed input output data transfer, and interrupt initiated data transfer. And third is DMA. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये DMA का। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो DMA है। बहुत बार क्वेश्चन आता है DMA के ऊपर। So modes of transfer, here we will discuss programmed input to output data transfer, second is interrupt initiated data transfer, and third is DMA data transfer. Okay, in both the cases above, programmed input output and interrupt initiated, CPU act as a intermediator. CPU act as a intermediator for transferring data. Means firstly peripheral devices transfer data to the CPU and CPU further transfer data to the memory. Okay, CPU in दोनों cases में use होता है. But in case of DMA, direct memory access, DMA means direct memory access. Direct memory access. In case of DMA, the CPU will not use as an intermediator for transferring data. In case input-output devices directly interact with memory for transferring data. But in both the cases, firstly input-output device send data to the CPU, and after that CPU will send the data to the memory. This means in both the cases CPU act as intermediator. But in DMA, direct memory access, input output devices and memory, they interact directly with each other to transfer the data. Okay, so let's start one by one, discuss one by one. The first, program input output data transfer. Program input output data transfer. ये मैंने आपसे एक बार पहले डिस्कस किया था। एनी गेस? यस सर। सर इंटरफेस नहीं, ये क्या होता है? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर मैंने आपसे एक बार पहले भी डिस्कस किया था शायद। देखो नेम से पता चला, एज द नेम सजेस्ट्स प्रोग्राम, दिस मींस हियर वी यूज इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफर, टू इनपुट द डेटा एंड आउटपुट द डेटा। Yes sir. We use instructions to input the data and output the data. तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, डेटा भेजेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस टू CPU through the instruction, and Yes. then CPU to memory data transfer करेंगे through the instruction. Yes sir. तो मतलब नाम से पता चलता है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर मींस वी हैव अ प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द memory. But in this case, firstly input output device send the data to CPU, and then CPU send the data to the memory. Where CPU act as a intermediate. Yes sir. तो पहले क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस ने डेटा सेंड किया CPU through the program, through the instructions, and then CPU ने क्या किया, data send किया to the memory through the instructions. But in this case, in the programmed input output data transfer, CPU continuously monitor to the input output devices when these devices are ready to transfer the data needlessly. मतलब कोई जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी CPU जो है वो बिजी रहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वॉच करने में, मॉनिटर करने में, कि कब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो क्या हो, रेडी हो और डेटा ट्रांसफर जो है वो स्टार्ट हो सके।
ड्यूरिंग दैट टाइम सीपीयू जो होता है ना वो कोई भी काम नहीं कर पाता है। यस सर। सीपीयू कोई काम नहीं कर पाता, तो इसलिए सीपीयू जो होता है वो अननेसेसरली वेट करता रहता है कि व्हेन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। ये इसके एक ड्रॉबैक है, ये प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट की ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है, हमारे पास एक डायग्राम है, उसको मैं आपके थ्रू आपको बताता हूँ कैसे ये डेटा ट्रांसफर करता है। ये क्लियर है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर क्या होता है? यस सर। इसमें कोई डाउट हो? ये देखो, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और सीपीयू दोनों में बीच में हमने डेटा ट्रांसफर करना है, एंड ये जो डेटा ट्रांसफर होगा थ्रू द प्रोग्राम होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा। फर्स्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस विल सेंड द डेटा ऑन इनपुट आउटपुट बस। ये बीच में इंटरफेस है, ये सीपीयू है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये बीच में हमारा क्या लगा हुआ है? इंटरफेस लगा हुआ है। ठीक है, डेटा वैलिड, डेटा एक्सेप्टेड। सर इंटरफेस रियलिटी में होते क्या है? इंटरफेस डिवाइस होता है सर जैसे वायर्स वगैरह? हाँ, कंपोनेंट ही होगा एक, जो यस प्रोग्राम्ड होगा, ये सारा कंट्रोल करेगा डेटा ट्रांसफर जो होगा। यस सर। मतलब कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स, उन चीजों के लिए यही मेंटेन करेगा इंटरफेस। यस सर। अब देखो ये क्या है, इसमें क्या है, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर। हियर वी हैव इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू, and we are going to transfer data from input output device to the CPU. Firstly, input output device will send the data through input output bus, and at the same time input output device also send a data valid signal। वही जो मैंने आपको बताया था, डेटा वैलिड सिग्नल, हैंडशेक सिग्नल। इसका डेटा वैलिड सिग्नल का मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट बस के ऊपर जो डेटा पड़ा है दैट इज द वैलिड डेटा। अब ये जो डेटा पड़ा है ना इसके ऊपर, वो जाकर स्टोर हो जाएगा डेटा रजिस्टर में। कहां पर स्टोर हो जाएगा? डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। और एंड वी हैव अ स्टेटस फ्लैग। और इंटरफेस क्या करेगा, जैसे ही डेटा बस से डेटा आएगा उसको डेटा रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे। डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल जो है इनपुट आउटपुट सिग्नल को भेज दिया जाएगा। ठीक है, डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल कहां किसको भेज दिया जाएगा? एक्नॉलेजमेंट भेज दी जाएगी इनपुट आउटपुट डिवाइस को। अब देखो ये स्टेटस फ्लैग है, स्टेटस फ्लैग में एक एफ फ्लैग है। इसमें क्या होगा, जैसे ही डेटा अवेलेबल होगा डेटा रजिस्टर में, ये एफ फ्लैग जो है ना वो इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि डेटा इज अवेलेबल इन द डेटा रजिस्टर। देखो डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल इसने भेज दिया इनपुट आउटपुट डिवाइस को, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ने डेटा वैलिड सिग्नल को क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। अब उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? फ्लैग बिट चेक करेगा। if flag is equal to 1, if flag is equal to 1, this means there is data available in the data register। then yes CPU will read the data from data data क्या register। करेगा? डेटा रजिस्टर से डेटा का क्या कर लेगा? रीड कर लेगा। एंड एट द सेम टाइम फ्लैग बिट बिकम्स 0। फ्लैग बिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फ्लैग बिट 0 हो गई तो डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल क्या हो जाएगा? हमारा डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद ही नया डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। यस सर। तो ये सारा ऑपरेशन जो होगा ना ये होगा थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम के थ्रू ये सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब ये तो यहाँ सीपीयू है, सीपीयू अगर मेमोरी में जाएगा तो मेमोरी में हम स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ना, एसटीए स्टोर इंस्ट्रक्शन। यस सर। ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है? हमारा डेटा को कहां पर भेजती है? मेमोरी में स्टोर करती है। यस सर।
इनपुट से डेटा हम इनपुट करवा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है इनपुट IN, इनपुट इंस्ट्रक्शन होती है IN। ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करती है, इनपुट डिवाइस से डेटा लेती है और ये कंप्यूटर को भेजती है। तो कंप्यूटर से हमने मेमोरी में भेजना है तो उसके लिए हम स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये इन प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, वी यूज instructions to transfer data, and the drawback of this technique is that CPU unnecessarily monitor input output devices continuously, that because ये क्यों करता है, continuously watch करता रहता है, क्योंकि वो चेक करता रहता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कब रेडी हो डेटा ट्रांसफर करने के, ठीक है। इससे क्या होता है, सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है, सीपीयू का क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। सर फिर इसको ड्रॉबैक को फिर रिजॉल्व कैसे करते हैं? इस ड्रॉबैक को हमने रिजॉल्व किया सेकंड टेक्निक से, इंटरप्ट इनिशिएटेड। जैसे इसको हमने किया इंटरप्ट इनिशिएटेड। इंटरप्ट इनिशिएटेड के केस में क्या होता है कि सीपीयू जो होता है ना वो अपना काम करता रहता है कंटिन्यूसली, यस सर, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कुछ नहीं लेना देना है। yes sir, Whenever input output device is ready, they interrupt the CPU to transfer the data. Whenever input output devices want to transfer data, they interrupt the CPU. ये क्या करेंगे, CPU को interrupt signal भेजेंगे that they want to transfer data with the system. तो CPU क्या करेगा, अपना जो नॉर्मल काम कर रहा होगा ना, मेन प्रोग्राम कर रहा होगा, उसको वहीं पर स्टॉप कर देगा और जो रिक्वेस्ट आई है डेटा ट्रांसफर करने की उसको स्टार्ट कर देगा। yes sir, स्टार्ट कर देगा, बट स्टार्ट करने से पहले मेन प्रोग्राम का जो हमारा क्या होगा, जहां से मेन प्रोग्राम है उसका रिटर्न एड्रेस सेव जरूर करेगा, स्टैक में सेव करेगा वो। yes sir, रिटर्न एड्रेस कहां पर स्टोर करेगा, मेमोरी में, स्टैक में, ठीक है। तो जैसे ही डेटा ट्रांसफर का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, सीपीयू अगेन फिर क्या करेगा, बाद में फिर से वो मेन प्रोग्राम पर चला जाएगा जहां से उसने उसकी एग्जीक्यूशन छोड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सीपीयू जो है ना उसको अननेसेसरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो सीपीयू अपना काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है। और जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या है, काम करना होगा, डाटा ट्रांसफर करना होगा, तो वो सिग्नल भेज देंगे सीपीयू को। तो सीपीयू क्या करेगा, अपना मेन प्रोग्राम को वहीं पर स्टॉप करेगा, जो रिक्वेस्ट आई है डेटा ट्रांसफर करने की उसको फुलफिल करेगा, और जैसे ही फुलफिल करने के बाद डेटा ट्रांसफर हमारा हो जाएगा, कंट्रोल फिर से क्या है, मेन प्रोग्राम पर चला जाएगा जहां से सीपीयू ने उसको छोड़ा। इससे क्या हुआ, हमारा सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। yes sir, बट इन दिस केस सीपीयू आल्सो एक्ट एज ए इंटरमीडिएट, में भी सीपीयू यूज होता है डेटा ट्रांसफर करने के, ठीक है। तो Yes, sir. दिस इज अबाउट इंटरप्ट इनिशिएटेड। अब इंटरप्ट इनिशिएटेड में क्या होता है, अब देखो ये क्लियर हो गया, इंटरप्ट इनिशिएटेड क्या होता है, डेटा ट्रांसफर। एनी डाउट इसमें? clear sir, ओके, तो इसमें क्या होता है कि व्हेनेवर सीपीयू, जब भी देखो सीपीयू ने अपना कंट्रोल शिफ्ट करना होता है, कहां पर, जहां से उसने डेटा ट्रांसफर करना होता है। ये जो कंट्रोल शिफ्ट होता है ना, इसमें दो तरह का एड्रेस यूज करता है। एक होता है वेक्टर्ड एड्रेस, जब भी इंटरप्ट आता है तब हम कहां पर हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो, इस लोकेशन के ऊपर शिफ्ट हो, ठीक है ना। तो वो दो तरह से होता है, एक वेक्टर्ड इंटरप्ट, एक होता है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसका मतलब क्या है, whenever a device send a interrupt request to the CPU, CPU अब कंट्रोल सीपीयू का शिफ्ट होना है जहां पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। वो कहां पर शिफ्ट होना, तो दो तरह से, एक वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है, एक नॉन वेक्टर्ड होता है। जो नॉन वेक्टर्ड होता है ना, इस केस में क्या होता है कि सोर्स
जो इंटरप्ट करता है, नॉन वेक्टर के केस में क्या होता है, सोर्स जो इंटरप्ट करता है साथ में एड्रेस भी प्रोवाइड करता है जहां पर सीपीयू का कंट्रोल शिफ्ट होगा। क्लियर? ये हुआ कि नहीं? नॉन वेक्टर के केस में क्या होता है, जब भी अपना इंटरप्ट आता है ना, तो सीपीयू क्या होता है, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, रीस्टार्ट बटन प्रेस कर दिया, रीस्टार्ट बटन प्रेस कर दिया मैंने कंप्यूटर का, तो मेरा जो सीपीयू का कंट्रोल है वो कहां पर चला जाएगा, एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाएगा जहां से वो सारा हमारा फिर से कोड चलेगा और हमारा कंप्यूटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। यस तो सर। एक लोकेशन, फिक्स्ड लोकेशन के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हुआ है, तो दैट इज वेक्टर। तो मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर्ड एड्रेस। नॉन वेक्टर्ड का मतलब क्या होगा, सोर्स जिसने इंटरप्ट किया है, इंटरप्ट सिग्नल भेजा है, जिस डिवाइस ने इंटरप्ट सिग्नल भेजा है, साथ में वो एड्रेस भी प्रोवाइड करेगा जहां पर सीपीयू का कंट्रोल शिफ्ट होना है। ठीक है? तो ये दो तरह का एड्रेस जो है वो हम यूज करते हैं फॉर शिफ्टिंग द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है? तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो इंटरप्ट के केस में क्या होता है, अब क्या होता है कि अब देखो, in a computer there are number of input output devices associated with that. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो क्या होती है, अटैच होती है एक कंप्यूटर के साथ। अब वो क्या है कि सेम टाइम के ऊपर भी अगर तो देखो, अगर तो एक ही डिवाइस D1 डिवाइस को इसने ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजा, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग, आपने किसी ने, एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो मैंने जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा मैंने उसका रिप्लाई कर दिया उसी टाइम, है ना। बट अगर देखो दो जाने, दो स्टूडेंट्स ने अब सेम टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट कर दी, क्वेश्चन पूछ लिया या कोई रिक्वेस्ट कर दी, तो क्या है, मैं दोनों की रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम तो फुलफिल कर नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, वन बाय वन उनकी रिक्वेस्ट को क्या करूंगा, आप लोगों की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करूंगा। इन द यस सेम वे कंप्यूटर में क्या होता है कि नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल भी क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट भेज सकती है, और एट द सेम टाइम एक से ज्यादा डिवाइस रिक्वेस्ट भेज सकती है, इंटरप्ट सिग्नल भेज सकती है सीपीयू को। अब उनको कैसे हमने क्या करना होता है, ओवरकम करना होता है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर दैट पर्पस वी यूज प्रायोरिटी इंटरप्ट, फॉर दैट पर्पस वी यूज प्रायोरिटी इंटरप्ट। Priority interrupt means we assign a priority to a device. अब क्या होता है, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होती है ना कंप्यूटर में लगी हुई, उन सबकी कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। जैसे कीबोर्ड है, और जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीबोर्ड से। क्यों ज्यादा है सर? बिकॉज स्टोरेज उसमें होनी है, सीपीयू डायरेक्टली। स्टोरेज तो चलो ठीक है होनी है, स्टोरेज है इन केस ऑफ स्पीड, हार्ड डिस्क की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीबोर्ड, कीबोर्ड। है ना। उसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। फिर कीबोर्ड की क्या है, स्पीड कम होती है तो उसकी प्रायोरिटी स्लो होती है। इस तरह से क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, द नंबर ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर अटैच्ड विद द सीपीयू, ऑल दीस डिवाइसेस हैव डिफाइंड प्रायोरिटी। उनकी क्या होती है, प्रायोरिटी डिफाइंड होती है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किसकी प्रायोरिटी कम होती है। एंड वी ऑलवेज fulfill the request of that process which has highest priority. जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है हम पहले उसकी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है हम क्या करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजी, एक एचओडी सर है उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, तो ऑब्वियस है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी मैं उसकी रिक्वेस्ट को पहले कंप्लीट करूंगा, है ना, लो प्रायोरिटी वाले की बाद में करूंगा। इन सेम केस इन द कंप्यूटर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनकी एक प्रायोरिटी डिफाइंड है, ठीक है, उनको एक प्रायोरिटी डिफाइंड है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किसकी प्रायोरिटी डिपेंड करती है, लो होती है, इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स, वेरियस पैरामीटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द डिवाइस। किसकी प्रायोरिटी हमने ज्यादा रखनी है, किसकी प्रायोरिटी हमने कम रखनी है, स्पीड के केस में क्या करनी है, या स्टोरेज के केस में किसकी प्रायोरिटी कम करनी है,
ठीक है। तो इस तरह से हम उनकी क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, उसकी रिक्वेस्ट पहले फुलफिल होती है। जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसकी रिक्वेस्ट बाद में एग्जीक्यूट। सर अगर सेम प्रायोरिटी हो तो? सेम प्रायोरिटी हो तो फिर वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग। जिसने पहले रिक्वेस्ट की है उसकी फुलफिल होगी। यस सर। प्रायोरिटी वैसे तो होगी नहीं, ठीक है? सर जैसे दो कीबोर्ड लगे। प्रायोरिटी होती है, एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी डिफाइंड सेम नहीं यस। होगी, ठीक है? अगर इन केसेस सेम हो भी जाती है, फिर वो क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होता है, यस सर। ठीक है? तो दिस इज अबाउट प्रायोरिटी इंटरप्ट। अब इसकी एक एग्जांपल है, प्रायोरिटी इंटरप्ट की एक एग्जांपल है डेजी चेनिंग। प्रायोरिटी इंटरप्ट की एक एग्जांपल है, दैट इज डेजी चेनिंग, DAISY, डेजी चेनिंग इंटरप्ट, डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। डेजी चेनिंग प्रायोरिटी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में, ठीक है? तो इसको हम करेंगे, तो ये अब थोड़ा लेंथी है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, नहीं पता चला तो पूछ लो। अभी मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, उसका आंसर दो पहले। इसमें कोई डाउट हो पूछ लो। आज स्टूडेंट क्यों कम है इतने? ओनली 53 स्टूडेंट्स। अभिषेक है अनम्यूट क्यों किया हुआ है तो आपने? अभिषेक प्रधान, फीस क्लियर कर ली आपने सारी? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी फीस ना क्लियर हुई ना उनके लिए प्रॉब्लम हो जानी है। अपनी जिनकी फीस पेंडिंग है वो अपनी फीस क्लियर करो। और जो DRCC के स्टूडेंट है वो मुझे मैसेज करके बताएं कि उनकी फीस पे हो गई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो कब तक हो जाएगी? ये DRCC वाले सारे स्टूडेंट मुझे भाई इन्फॉर्म करें। देखो कोई क्वेश्चन, कई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी